ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास सेगमेंट इकोनॉमी टुडे में। विमुद्रीकरण के बाद देश में डिजिटल पेमेंट की बात जोर शोर से चल रही है, लेकिन बहुत से लोग आज भी डिजिटल पेमेंट को पूरी तरह से नहीं समझते या फिर इसके उपयोग करने से कुछ झिझकते हैं। कुछ लोगों को ये थोड़ा रिस्की भी लगता है या फिर जानकारी के अभाव में वो कई बार साइबर फ्रॉड का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे में आज हम जानेंगे कि कैसे आप कैश छोड़कर डिजिटल लेन देन को अपनाएंगे और कैसे इसमें सुरक्षित भी रह सकते हैं। और अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमेशा की तरह आपके पास आसान विकल्प मौजूद हैं। ट्विटर के जरिए सवाल करना चाहते हैं तो #इकोनॉमी टुडे का इस्तेमाल कीजिए। वहीं अगर आप हमसे मेल के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें सवाल कीजिए economytoday@ddnews@gmail.com पर। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए और सारे संशय दूर करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुबह सवेरे इस शो पर। और आइए अब शुरुआत करते हैं हमारे खास सेगमेंट इकोनॉमी टुडे की। तो विमुद्रीकरण के बाद सरकार देश में लेस कैश इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कमर कस चुकी है। लेस कैश इकोनॉमी यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां समाज में नकदी का लेन देन कम से कम हो और लोग डिजिटल तरीकों को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। सरकार ने इस व्यवस्था को देश भर में लागू करने के लिए मुख्यमंत्रियों और विशेषज्ञों की एक कमेटी भी बनाई है, जिसके अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। गुरुवार को इस कमेटी की पहली बैठक हुई। इस बीच सरकार ने यह भरोसा दिलाया कि देश की डिजिटल दीवार पूरी तरह से मजबूत है और इसे भेदना आसान नहीं है। 500 और 1000 के पुराने नोटों को अमान्य करने के फैसले के बाद से केंद्र सरकार डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने और देश को लेस कैश अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसी के लिए सरकार ने मुख्यमंत्रियों और विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है, जो देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने का खाका तैयार करेगी। गुरुवार को समिति की पहली बैठक हुई, जिसमें समिति के प्रमुख आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। समिति इस बारे में सुझाव देगी कि देश भर में डिजिटल भुगतान, पारदर्शिता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जाएं। समिति में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी और नीति आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया शामिल हैं। बढ़ते डिजिटल पेमेंट के बीच उसकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि सरकार ने सुरक्षा के किसी भी खतरे को खारिज कर दिया है। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि देश की डिजिटल दीवार पूरी तरह सुरक्षित है। जो इसे भेदने की कोशिश करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश की डिजिटल दीवार पूरी सुरक्षित है। अगर कोई उसको भेदने की कोशिश करेगा तो हम सख्त कार्रवाई करते हैं कि ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। पुराने नोटों के अमान्य होने के बाद लोगों के पास कैश कम है, ऐसे में डिजिटल पेमेंट का सहारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड में काम करने को कहा है। सरकारी कर्मचारियों के साथ ही आम जनता को भी डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। बुधवार को ही संसद कैंटीन में कार्ड से पेमेंट की सुविधा शुरू कर दी गई है। अब मध्यम व छोटे कारोबारी भी इसकी उपयोगिता समझने लगे हैं और वे भी अपनी दुकानों में ट्रांजैक्शन के लिए स्वाइप मशीनों का उपयोग कर रहे हैं। इन मशीनों के इस्तेमाल से जहां उनके व्यवसाय को गति मिल रही है, वहीं ग्राहकों को भी खरीदारी करने में आसानी हो रही है। कस्टमर स्वाइप से ही ज़्यादा पसंद करते हैं और हम लोग भी स्वाइप को ही पसंद करते हैं कि हम लोग भी अकाउंट में सीधा पैसा जमा करना ही होता है। तो यहाँ डायरेक्ट अकाउंट में चला जाता है पैसा, कोई दिक्कत होती नहीं है हमें। स्वाइप मशीन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अब अगर मेरा 280 का भी होगा तो चेंज के लिए इनको प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सरकार का कहना है कि लेस कैश इकोनॉमी से न केवल महंगाई कम होगी और ब्याज दरों में कटौती होगी, बल्कि टैक्स दरों में भी कमी आएगी। मोदी सरकार देश को ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास कर रही है और जल्द ही देश का हर शख्स डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा होगा। टीडी न्यूज़। तो कैश छोड़ो और डिजिटल लेन देन को अपनाओ, यही नारा है अगर हम इस वक्त की बात करें। और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए कि ये सुरक्षित विकल्प है या नहीं, हमारे साथ पवन दुग्गल जुड़े हुए हैं। पवन जी, सबसे पहला सवाल ये है कि अब मैं यहीं से शुरू करती हूँ। एग्जाम्पल है, आप हमारे जो
पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनसे अगर हम कहें कि आप डिजिटल फॉर्मेट अपनाएं तो उनके लिए कहीं ना कहीं मन में एक झिझक होती है। मान लीजिए कोई यंगस्टर उनके साथ है तो दे आर मोर कंफर्टेबल कि ठीक है आप पीओएस मशीन का यूज़ कर रहे हैं, स्वाइप मशीन का यूज़ कर रहे हैं। क्या लगता है कि ये झिझक को मिटाना क्या सिर्फ यही एक हमारे मन में सवाल कहीं उठता है कि ये रिस्की है, या फिर हम कहते हैं कि जो इजी ऑप्शन है हम उसके साथ जाएं, जैसे कि पर्स में अगर पैसे हैं, कैश भरा हुआ है तो क्या जरूरत है कार्ड की? देखिए, कुछ तो होता है कि हमें ईज ऑफ कन्वीनियंस चाहिए, कुछ बदलाव के प्रति कुछ ऑपोजिशन मानवीयता में रहती है। और फिर भी अगर हम देखें तो डिजिटल के फायदे बहुत ज्यादा हैं। एक बार अपनाने में थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग लगेगी, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है आप केवल डिजिटल ही करना चाहेंगे। लेकिन जो लोग कैश वाले हैं उनको कैश ही अच्छा लगता है। उन लोगों को तसल्ली नहीं होती कि जब तक हाथ में कैश ना हो तब तक वो ना तो इस बात का आश्वासन होता है कि वो पूरी तरीके से सही खड़े हैं या नहीं खड़े हैं। तो मुझे लगता है आने वाला जो समय है डिजिटल का समय है, डिजिटल वर्तमान है, डिजिटल भविष्य है। Well, Mr. Diggal, before I ask you my question, I just have to tell something to the people who are really scared. Now, first of all, why are people so confident about the hackers that my security passwords and everything will be hacked? Why not they have so much of confidence in the government and many organizations working along with the government that the digital transactions, everything will be safe? You should be confident about the government. So basically those questions about this could be hacked, my password could be hacked, or something could, some cyber theft can happen, itself is a wrong question. The change has to come from that point itself. Can I pause? It's not exactly a wrong question because this is a legitimate reality. No system in the world is hacking proof. Every system can be and is possible of being hacked. Having said that, the banking network is putting in place the latest technological developments and advancements for information security. But the question is, the people's fears are legitimate. They feel if they go digital and the money gets lost, how much time it's going to get for them to get the money back? Because you go to the bank is going to make you go round and round in circles. We'll say you are the person who has actually committed the default because we gave you the username password. There are no effective remedy mechanisms currently that are available. In fact, the users we want to go on to the digital platform. Give me one call point. I'm going to go to that point. If I have any problem, I lose any money, I go to that point. My expectation is that my money must be back or the issue resolved in 48 to 72 hours. People don't have the patience to go for months and years of litigation just to get some money back. In addition, the legal frameworks are not pretty much in place for enabling this kind of a digital vision, because the only thing that we currently have is the Indian Information Technology Act 2000, and the Information Technology Act 2000 was never formed keeping in mind this vision of transforming India into a cashless economy. That's why issues pertaining to cyber security, issues pertaining to protection and preservation of sensitive personal data and critical information infrastructure are important critical issues that people are concerned about. So if you're going to say everything is hunky-dory, let me disagree to say everything is not hunky-dory, because cyber criminals are 20 steps ahead of law enforcement. And now with the law enforcement agencies grappling with the new challenges of the dark net, we have challenges. But having said that, that does not mean that we should not adopt the digital platform. True. We are here to make digital as a daily part of our daily lives. Right. In fact, Mr. Duggal, risk is involved everywhere if that is the matter. Correct. Even if we carry a normal physical wallet, anyone that is prone to be theft. So that risk is always there. But the point is, when government speaks about digitization, transforming into this less cash society, obviously steps are in place to make sure that things are pretty much, to an extent, to a greater extent, safe and secure. Absolutely. In fact, the government is committed to protecting you, your data, your money in the digital and mobile ecosystem. And that's the reason why the government of India has taken the thought leadership of going into the giant leap towards a cashless digital economy by demonetization. And of course, a variety of other steps are also coming in. And I think by doing this, India is also demonstrating its thought leadership. True. That look, rather than just talking, here is a nation that's already begun acting on it. बिल्कुल, तो बातें नहीं, काम भी हो रहा है। और साथ ही अगर रिस्क की बात है तो वेंकट स्पाइडरमैन को भी रिस्क लेना पड़ा था, और रिस्क लेना अगर आगे आने वाले जो हमारे भविष्य के लिए अच्छा हो तो उसका क्या कहना है। लेकिन क्योंकि आप साइबर एक्सपर्ट हैं, लगातार आपने इस पर बहुत काम किया है पवन जी, बहुत ही आसान शब्दों में, क्योंकि हमारी कोशिश यहाँ से उन लोगों को भी लिटरेट करने की है जो दूर दराज में हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं। अगर वो इस्तेमाल करते हैं पीओएस मशीन्स के जरिए, चाहे डेबिट हो, एटीएम है, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस है, वो ऐसे कौन से 5 तरीके
हो सकते हैं जिसको अगर वो ध्यान में रखें तो इस तरह की मुसीबत या साइबर हैकिंग से एटलीस्ट एक प्रिवेंटिव मेजर लिया जा सकता है? बहुत उम्दा सवाल है आपका। अगर आप उपभोक्ता हैं और अगर आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ बुनियादी सावधानियां अगर आप रखेंगे तो संभावित तौर पर आप साइबर क्राइम के शिकार होने से बच सकते हैं। पहली बात, आप अपना डेटा, अपना मोबाइल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी के साथ शेयर ना करें, किसी पर विश्वास ना करें। दूसरी बात, अगर आप ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं तो ऑनलाइन सुरक्षित वेबसाइट्स पर जाकर ही आप पेमेंट्स करें, जिसे HTTPS वेबसाइट्स बोलते हैं, जो सुरक्षित होती हैं। तीसरी बात, अपनी लिमिट्स को थोड़ा छोटा रखें अगर आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर नुकसान हुआ तो उतने तक ही होगा। अपनी स्टेटमेंट्स को हर 3 दिन में एक बार जरूर देखें। SMS अलर्ट जरूर ले लें ताकि कोई ट्रांजैक्शन हो वो आपकी दृष्टि के सामने जरूर आ सके। और सदैव सतर्क रहें। ये मत सोचें कि मेरा पैसा बैंक में पड़ा हुआ है तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा आपकी जिम्मेवारी है। अगर आप बार बार जागरूक रहेंगे और बेसिक सावधानियां रखेंगे, बिकॉज साइबर सुरक्षा जो है ना, सरकार की ही जिम्मेवारी नहीं है। साइबर सुरक्षा हम तमाम सारे स्टेक होल्डर्स, उपभोक्ताओं की भी जिम्मेवारी है। अगर आप सोचते हैं कि ये मोबाइल सुरक्षित है तो दोबारा सोचिए। दुनिया सुरक्षित डिवाइस है तो ये वो मोबाइल है। क्यों? क्योंकि इसको हैक करना बहुत आसान है। क्या आपने अपने मोबाइल को सुरक्षित करने के लिए कोई फायरवॉल, कोई एंटीवायरस लगा रखा है? अगर नहीं लगा रखा तो लगाइए। किसी को अंधविश्वास के साथ ये मोबाइल दीजिए ना। अगर आप 2 मिनट के लिए भी आपने किसी को दिया और इसने उसका दुरुपयोग कर दिया तो कानून स्पष्ट है, आप जिम्मेवार होंगे और आपको खमियाजा भुगतना पड़ जाएगा। Well, absolutely. In fact, there are pretty much many applications to lock all your mobile applications to make it pretty much secure. As you were mentioning, risk is always there, but then we have to take for the advancement as well. Mr. Padukal, the other point is if we talk about the science which is being involved in it, when we talk about the security, how things are working, say, because now it is a generation where we are traversing into that we are having e-wallets, we are having online transactions, we are now even government is working on UPI and government is working to bring a newer mobile application as well for this digital transactions and everything. How many people are talking about multi-layered security features? In fact, it is not that easy to breach that and then get into. Though there are people, as you were mentioning, there are people who can do it. But still, when we talk about India moving into this era, can we say that India has some strong security features as well? People are actually monitoring the situation at this moment? Well, some remarkable work is being done in India. Yes. For example, the Reserve Bank of India has to be given all credit for its thought leadership in insisting that banks must put in place adequate, reasonable security practices and procedures. In fact, as late as in June 2016, the Reserve Bank of India mandated all banks to have in place a dedicated, separate cyber security policy, independent and separate from an IT security policy. Okay. So the RBI is mandating, and RBI is on its job. However, that's one portion of the ecosystem. I think we need to supplement the efforts of the government, the efforts of the RBI. How do we do that? By having in place an enabling legal framework, which currently is missing. You see, if the government wants to achieve the direction of a cashless economy, for the way to be more seamless and without any problems, it's very imperative that the legal enablement must be there. Currently, we don't have that. The Information Technology Act 2000, being the Indian cyber law, is silent on these issues. Though it's amended the Reserve Bank of India Act, but by and large, the entire issue of digital payments has not been adequately addressed. Further, a large chunk of the digital payments is on mobile payments. And mobile payments is one area which is currently not much regulated. In fact, your mobile payment that I do with my mobile wallet is not a legal payment which is guaranteed by law. It's a contractual payment. It's a contract the two parties have agreed into. So I think it's time that India should have a dedicated mobile payments legislation. It actually goes ahead, not just grants legality to all kinds of mobile payments and mobile wallets, but more significantly defines the roles, duties and responsibilities of all these service providers, because these service providers are ultimately capturing your and my data, and if they are going to be mandated to keep everything safe and secure, then to a large extent as users and consumers we would be more assured that our data will be safe. पवन जी, तो ये तो साफ तौर पर एक बात सामने आ रही है कि एक कड़क प्रावधान होना चाहिए कानून का जहां तक साइबर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, और उससे काफी फायदा होगा। लेकिन अब जैसे कि ये भी बात सामने आ रही है कि अगर इन ट्रांजैक्शंस को, यानी कि भुगतान करने
की हम जो बात कर रहे हैं उसे अगर आधार से जोड़ दिया जाए, क्या लगता है कि उससे अगर, क्योंकि हम रिस्क की बात कर रहे हैं, क्या थोड़ी बहुत कमी हम उसमें देख पाएंगे? क्योंकि आधार आपका अपना नंबर है, UID नंबर है, वो मिसयूज होने का क्या मतलब, उसके साथ किस तरह से आप इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे? देखिए, आधार को कानूनी मान्यता अब प्रदान कर दी है केंद्रीय सरकार ने। आधार कानून को पारित कर दिया गया था मार्च 2016 में। आधार आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है। तो अगर हम आधार को आधार बनाएं भारत के आगे अग्रसर होने वाले यात्रा में डिजिटल कैशलेस इकोनॉमी की ओर, तो मुझे लगता है एक बहुत अहम सही कदम सही दिशा में होगा। ये आधार आपकी डिजिटल आइडेंटिटी है और अगर इसके साथ चीजें जुड़ गई तो ये बात स्पष्ट है कि आपकी आइडेंटिटी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संपूर्णतः स्थापित हो चुकी है। सिक्योरिटी भी बहुत आ चुकी है। अगर आप आधार का कानून देखें तो उस कानून ने भी काफी ज्यादा तवज्जो और महत्व दिया है साइबर सुरक्षा को लेकर, आधार को लेकर। तो आधार ऑलरेडी भारतीय सरकार की विभिन्न योजनाओं का आधार बन चुकी है। मोबाइल गवर्नेंस का, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का अगर कोई आधार है तो आधार कार्यक्रम ही है। चलिए, तो आधार से काफी फायदा होगा और क्योंकि काफी ज्यादा प्रमाणित है, सत्यापित है, सरकार लगातार कोशिश भी कर रही है। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके सवाल इंतजार कर रहे हैं और सवाल आपका जुड़ा होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी को लेकर। आप इसे जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे खास सेगमेंट इकोनॉमी टुडे के साथ। Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bhansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे खास सेगमेंट इकोनॉमी टुडे में। और आइए शुरुआत करते हैं आपके सवालों से। और पहला सवाल हमें मिल रहा है जीमेल पर और सवाल क्या है आइए देख लेते हैं एक बार। अकाउंट हैक ना हो इसके लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, चंद्र धावलकर जानना चाहते हैं। अगर आपका अकाउंट ना हैक हो तो ये आपका स्वप्न है, कोशिश है। अकाउंट हैक हो सकता है लेकिन सावधानियां बरतें तो नहीं होने की संभावना है। अपने अकाउंट को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। उसका जो पासवर्ड है पहला, तो उसको अल्फा न्यूमेरिक बनाए, यानी कि कुछ अक्षर होने चाहिए, कुछ नंबर होने चाहिए और रैंडम उनकी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए ताकि कोई आदमी उसको गेस भी करना चाहे तो उसको ना गेस कर सके। दूसरी बात, अपने पासवर्ड को कृपया हर हफ्ते, हर 15 दिन में एक बार जरूर बदलें। तीसरी बात, जब आप कभी भी अकाउंट पे जाते हैं तो अकाउंट पे अक्सर डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशंस का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप जीमेल से भेज रहे हैं तो वो आपको डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, यानी कि अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं या कोई आपका अकाउंट के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है तो आपके मोबाइल फ़ोन पर नंबर आ जाता है, अलर्ट आ जाता है, उसका आप ज़रूर सेवन लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना जो भी अकाउंट है उसमें जितना भी डेटा है उसका बैकअप कहीं ना कहीं जरूर रखें, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आप लॉकआउट हो गए अकाउंट में से तो एटलीस्ट आपके पास जानकारी जरूर होगी। हर हफ्ते बैकअप्स जरूर डालिए, सुरक्षित रहिए, अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर मत करिए। ये मत सोचिए कि मैं बहुत बिजी हूं, मैं कहीं और कर रहा हूं, मैं अपना पासवर्ड किसी और को दे रहा हूं। विश्वसनीयता को कहीं ना कहीं भूल जाइए। आपका अकाउंट आपका है,
आप ही का रहेगा, और कुछ यहाँ पर दुरुपयोग हुआ तो भी आपको ही म्यूजिक फेस करना पड़ेगा। इसलिए सुरक्षा की तरफ अपना ध्यान बटाइए और छोटे छोटे कदम साइबर सुरक्षा के लीजिए, ताकि अगर आपका अकाउंट सुरक्षित होगा तो धीरे धीरे आप अपना छोटा योगदान देंगे संपूर्ण वातावरण को सुरक्षित बनाने में। Well, that's an important advice as well. Change your password frequently and then don't make a fixed pattern as well. Let's have a look at the other question on the Gmail itself. That's our second Gmail in the show. Let's have a look at that question. And this question is also in Hindi, Achal. अगर मोबाइल कहीं गुम हो गया है तो वॉलेट में जो अमाउंट है वो तो चोरी हो सकता है, क्या उसको रोकने के कोई उपाय देखिए, बहुत आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया है तो लिहाजा मोबाइल वॉलेट भी का एप्लीकेशन भी उसी के अंतर्गत है। उम्मीद ये करते हैं कि आपने अपना यूज़र नेम पासवर्ड सुरक्षित रखा हो, किसी के साथ शेयर ना किया हो। अगर आपने फीडीडी कर रखा है तब संभावित तौर पर हो सकता है कि आपका मोबाइल फ़ोन का दुरुपयोग हो सकता है। तो एकदम जिस वक्त आपको पता लगे कि आपका मोबाइल गुम हो गया है तो सबसे पहली बात आपने पुलिस में रिपोर्ट करनी है। साथ ही साथ अपने मोबाइल वॉलेट को कॉल करके अपना अकाउंट को फिलहाल ब्लॉक कराना है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति उस मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए उस मोबाइल वॉलेट्स के कैश को लेना चाहेगा तो एटलीस्ट उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक हो सकता है, आजकल बहुत सारे मोबाइल्स में ऐसी एप्लीकेशंस आ गई हैं जो आपको बताती हैं, आपको ढूंढने में मदद करती हैं अगर आपका फ़ोन गुम हो जाए। जैसे आईफोन की ऐसी एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड में ऐसी एप्लीकेशन है। कोशिश करें ऐसी एप्लीकेशंस भी ज़रूर रखें। धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे आप कंट्रोल में रह जाएंगे, आपका पैसा आपके अपने हाथ में रहेगा। Let's take another question, Mr. Duggal. This is also on Gmail by Sumit Mishra, if I'm not wrong. Let's have a look at what Sumit has to ask on this specific topic. Please tell some lacuna on IT Act which fails to deal with cybercrime at present. Well, Sumit, you've asked a fabulous question. The fact of the matter is there are lots of lacuna under the Information Technology Act 2000 in the context of cybercrime. First and foremost, this is not a cybercrime legislation. However, the Parliament, in its wisdom, decided to add a chapter incorporating various cybercrimes therein. In the year 2000, when we passed the law was strong because it had made almost all cybercrimes as serious offences. But in 2008, when we amended the Information Technology Act 2000, as a nation we did a historical mistake. We made a mistake of making a majority of cybercrimes as bailable offences, where the cybercriminal is entitled to bail the moment he's arrested. Now that had a direct impact that the moment people would now get out on bail, the first thing that they would do is to go and destroy the relevant incriminating evidence against themselves. And that's the reason why cybercrime convictions as a whole have dried up. Because of this, the lack of deterrence is writ large on the wall. So this is one of the biggest lacuna. I think rather than your IT Act giving a message to cyber criminals that the Information Technology Act 2000 is a cybercrime friendly legislation, we need to reverse the message. We need to strengthen the provisions. We need to provide deterrent punishment and minimum 5 to 7 years imprisonment for cybercrimes. And more significantly, we also need to now provide for dedicated special cybercrime courts so that cybercrime matters can be disposed of in a time-bound manner. Further, the IT Act 2000, despite its amendment, is not a law on cybersecurity and has failed to deliver on some of the important challenges dealing in the context of cybersecurity per se. Mobile payments is something that's completely untouched. Digital payments is not touched by the IT Act. More so, issues pertaining to data privacy, personal privacy, and data protection have not been adequately dealt. And now with the increasing challenges like the Internet of Things coming in, where 50 billion devices are likely to be connected to the Internet by 2025, the IT Act is thoroughly inadequate and is calling for an immediate amendment to the same to make it sync with the requirements of the times. तो एक ज़बरदस्त कानून की ज़रूरत तो साफ समझ में आ रही है जिस तरह से हम डिजिटल इकोनॉमी की तरफ कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं. Well, absolutely. When we talk about digital economy, in fact, we expect government is pretty much looking into this aspect as well. Let's have a look at the other question. This question is by Twitter. If I'm not wrong, yes, it's on Twitter. Let's have a look at that question. Recently, many debit cards came under threat due to security breach. How does government make banking secure against such acts as well? By Santosh Krishna, Mr. Duggal. Well, I think that's a fabulous question. It's in October that we saw this debit card breach. 65 lakh cards were impacted. 6.5 lakh cards were recalled by one particular big bank alone.
So the learning is writ large that the ecosystem is now going to be targeted by cyber criminals, and cybercrime is constantly on the increase. Now with the post demonetization process, cyber criminals are laughing their way to the bank. They realize now they don't have to do anything else. Their only focus is to target and hack into banking networks and get the money out of this. So in this context, the onus is now back on the government, and the government has been doing quite a lot in the direction of protection and preservation of not just the banking infrastructure, but also critical information infrastructure. So Reserve Bank of India is doing quite a lot of work in this space, and it's constantly now monitoring how banks are implementing information security practices. Further, it's already been reported that the government is now looking at a new kind of a legislation or an amendments to the Information Technology Act to address some of these emerging issues pertaining to cybersecurity. In fact, across the government and across all stakeholders, there's almost unanimity that cyber security and cybercrime, as also cyber law, are important issues that need to be dealt with. And this government is committed towards addressing this. So hopefully we'll have to wait and watch what are the new legislative approaches and mechanisms that the government will come up with. Yes, let's have a look at another question on Gmail. This is by Rajgopal here. Let's have a look at that question too on Gmail. And the question is, many elderly people depend on young relatives for helping with banking. Therefore, they are more at risk. Rajgopal Krishnan. Exactly, Rajgopal. You are bang on target. And because you are an old person, you are not able to fulfill all your obligations, so you have to depend on others. And the moment you depend on others, you become vulnerable. Because what is the guarantee that the concerned person is not going to misuse or abuse your particular account or username or password? So I think as time passes by, the government would be required to deal with specific measures so as to help alleviate some of the problems and challenges that the elderly, that the old people are looking at. We need to help also handhold them. Remember, these elderly people had handheld us when we were small. Now it's our responsibility that we have to handhold them onto the digital bandwagon and the paradigm. Right. Let's have a look at another question on Gmail. We have another question on Gmail by Dinesh. Let's have a look at that question too. And the question is it possible to crack PIN code of the app related to financial transactions if mobile is lost? Dinesh Deshpande. Well, technically speaking, everything is possible. It depends on which particular mobile app you're talking about, what is the kind of a security mechanisms they're put in place, and what kind of encryption levels have they put up. Given the fact that the Indian law is still not clear on the levels of encryption that need to be mandated, it will all be dependent on the facts and circumstances of each case. और आखिरी जीमेल हमारे पास है शहजाद खान का। ये जान लेते हैं कि वो जीमेल पर साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा क्या सवाल पूछना चाहते हैं। शहजाद खान का सवाल। It's a question in Hindi, if I'm not wrong. आइए देख लेते हैं सवाल क्या है। ये कैसे पता किया जा सकता है कि कौन सी एप्लीकेशन ज्यादा सुरक्षित है? बहुत ही उम्दा सवाल है आपका। ये पता लगाने के लिए खुद हमें सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा। कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जरूर पढ़ लें कि वो कितनी सुरक्षित है और किस तरीके से आपका डेटा इस्तेमाल करने वाली है। दूसरी बात, उसके बारे में रिव्यूज इंटरनेट पर जरूर जान लें और देख लें कि विशेषज्ञ या जो उपभोक्ता हैं इसको लेकर क्या कह रहे हैं। तीसरी बात, ये भी सर्च कर लीजिए कि क्या इसका दुरुपयोग के इंस्टेंसेस तो रिपोर्ट नहीं हुए। अगर ये आप सुरक्षित हो जाते हैं और आप संतुष्ट हो जाते हैं कि ठीक है, तब आप डाउनलोड कीजिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि 99% भारतवासी जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं वो एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं बिना पढ़े उसके टर्म्स एंड कंडीशंस। तो आवश्यकता होगी कि आप थोड़े जागरूक हो जाएं, टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ लीजिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा में आपके डेटा और आपके भविष्य की सुरक्षा है। बिल्कुल, जैसे हम किताब खरीदते हैं तो प्रीफेस पढ़ने की कोशिश नहीं करते, सीधा किताब का कवर देखा और खरीद लिया। और आपकी आर्थिक गाड़ी जो है, आप उसका जो इंजन है वो आप ही के हाथ में। अगर आपने गलती से भी इंजन की जो कमान है किसी और के हाथ दे दी तो बहुत नुकसान हो सकता है। पवन जी, आप इस शो पर आए, आपने कई अहम और खास जानकारी हमें दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुबह सवेरे इस शो पर जुड़ने के लिए। तो वेंकट, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ धीरे धीरे देश बढ़ रहा है छोटे छोटे कदमों से, और साफ तौर पर साइबर सुरक्षा की जहां तक बात है, रिस्क भले ही है, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत सूझबूझ के साथ काम लेंगे तो इन तमाम रिस्क से बचा जा सकता है। लेकिन ये भी सरकार ने साफ किया है कि जो ये दीवार है साइबर की, कह सकते हैं वो बहुत पूरी तरह से डिजिटल दीवार सुरक्षित है। Government is ready, but you people be aware and also be responsible about your own actions on online transactions. Well, that's all on this show. Stay tuned to DD News for other updates. Namaskar.